नमस्कार दोस्तों, BS भागवत क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का सेकेंड चैप्टर जो कि है कृषि एग्रीकल्चर। और दोस्तों हमने इससे पहले आपको पढ़ा रखा है एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3 इस तरह से करके आपको वीडियो दिया है। आशा है कि आप लोग देख लिए होंगे वीडियो को। तो चलिए हम लोग अब इसी तरह से आपको एपिसोड बाय एपिसोड में बांट दिए हैं जिससे कि आपको आसानी हो देखने में। प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो कृषि एग्रीकल्चर क्या होता है, देखिए कृषि के महत्व को लिखे। कृषि का जो महत्व है क्या है उसको लिखने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिए। तो हम पढ़ेंगे कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत कौन सा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ कुल जनसंख्या का 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। भारत की जो यहाँ जनसंख्या है, कुल जो आबादी है ना यहाँ पे किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर रहता है। ठीक है, वर्तमान में इसकी जनसंख्या घट करके 52% हो गई है। कितनी हो गई है? 52% हो गई। तो कृषि जो है, पहले देखिए जनसंख्या क्या है, तो आपको पूछा जाएगा कि भारत क्या है, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है जहाँ पे भारत में जो है लोग कृषि पर ही, खेती पर ही निर्भर है। यहाँ की जो कुल जनसंख्या है ना वो 70% है। कितना है? आबादी का 70% जो है कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि 30% ही लोग बिजनेस इधर उधर से अति करता है जॉबर से, लेकिन 70% लोग जो है कृषि पर ही निर्भर है भारत में। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे आप लोग। अब कह रहे हैं वर्तमान में इसकी संख्या घट करके 52% हो गई है। कितनी हो गई है? वर्तमान में जो इसकी संख्या है घट करके 52% हो गई है। अब है देखिए प्रमुख महत्व, पूछेगा आपसे कृषि का प्रमुख महत्व क्या है। देखिए कृषि जीवन उपार्जन का साधन है। कृषि क्या है? एग्रीकल्चर जो है, कृषि वो जीवन उपार्जन का साधन है। पहला देखिए महत्व, कृषि का महत्व क्या है। दूसरी बात, राष्ट्रीय आय में योगदान। आपसे अगर पूछेगा कि कृषि का महत्व को के बारे में वर्णन करें या लिखे, पाँच पॉइंट लिखे, तो आप लिख दीजिएगा कृषि जीवो उपार्जन का एक साधन है, माध्यम है। दूसरी बात लिखिएगा राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। कृषि क्या करता है? जो हमारे देश की जो राष्ट्रीय आय है, जो इकोनॉमिकली स्थिति है, उसमें भी क्या करते हैं? योगदान देता है। पशुपालन में सहायक होता है। कृषि जो है वो पशुपालन में भी क्या होता है? सहायक होता है। चौथा पॉइंट है विश्व की जनसंख्या के लिए क्या खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। कौन? कृषि। किसके? विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है। कृषि उपलब्ध कराना कृषि का ही काम है, याद रखिएगा। क्योंकि जितना भी हम लोग पूरा दुनिया में, यानी पूरा दुनिया का सृष्टि की बात करें, जितना भी यहाँ पे मनुष्य क्या कहते हैं प्राणी है, सभी के लिए क्या कहते हैं? कृषि पे ही वो सब निर्भर है ना। क्योंकि अगर कृषि नहीं होगा, खेती नहीं होगा, तो वो लोग क्या कहते हैं, लोगों को भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। खाद्यान्न कहाँ से उपलब्ध होगा उसको? ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि विश्व की जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराता है कृषि। कृषि उद्योग में कच्चा माल जुटाना, ठीक है ना। कृषि क्या करता है? कृषि उद्योग में जो है, कृषि जो है उद्योग, फैक्ट्री सब में जो है कच्चा माल को जुटाता है। जैसे मान लीजिए जूट हो गया, कपास हो गया, ये सारा चीज़ हो गया, तो कच्चा माल ले जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फैक्ट्री में काम किया जाता है। इसीलिए तो कच्चा माल जो है जो कृषि पर ही निर्भर है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है कि चावल के उत्पादन में, ठीक है, चावल के उत्पादन के ने पहला देश में जो है, पहला देश है कौन है? पूछेगा आपसे कि चावल के उत्पादन में पहला देश कौन सा है, तो चीन है, याद रखिएगा। अब दोस्तों अभी वर्तमान में चेंज हो भी सकता है, ठीक है, क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, आपका जो बुक है वो बिहार बोर्ड का बुक जो है वो जो दिया हुआ है इस बुक में वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में जो भी हो चेंज हो गया हो, तो आप इसके लिए ये मत बोलिएगा कि चावल उत्पादन में पहला देश कोई और है, ऐसा वैसा। तो इसीलिए थोड़ा देख लीजिएगा, बुक के अनुसार हम चल रहे हैं, जो बुक में दिया वही, क्योंकि डाटा बुक से ही पूछा जाएगा एग्जाम में आपको। देखिए पहला देश कौन सा है? चीन है। दूसरा देश कौन सा है? भारत है। पूछेगा कि चावल उत्पादन में पहला देश कौन सा है? चीन है। और दूसरा देश कौन सा है? भारत है। तीसरा देश क्या है? इंडोनेशिया। याद रहेगा, अब याद हो गया हो आशा है आप लोगों को। पहला देश चीन, दूसरा देश भारत, तीसरा देश इंडोनेशिया। अगला क्या है कि शपथ गहनता किसे कहते हैं? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शपथ गहनता किसे कहते हैं? इससे उसे प्रभावित करने वाली कारक को लिखिए। तो देखिए शपथ गहनता क्या होता है? एक भूमि के टुकड़े में वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना ही शपथ गहनता कहलाता है। देखिए क्या कर रहा है कि एक भूमि के टुकड़े में, मान लीजिए कोई भूमि का है, ज़मीन है, उसके टुकड़े में जो है एक वर्ष में एक से अधिक, मान लीजिए अब इसमें मान लीजिए गेहूं का भी खेती कर लिए, क्या कहते हैं, उसके बाद जो है तोरी में लगा दिए, तोरी के बाद जो है फिर उसके बाद तुरंत फिर मंजरा बुन दिए, उसके बाद जो है बहुत सारा अपना धान रोप दिए उसमें। तो यानी कहने का मतलब है कि एक साल में जो है हम लोग क्या करते हैं, एक छोटे से टुकड़ा में एक वर्ष में एक से अधिक फसल का उत्पादन करना ही शपथ गहनता कहलाता है। ठीक है,
जैसे मोहन के पास 2 हेक्टेयर भूमि है। कितना हेक्टेयर भूमि है? मान लीजिए मोहन के पास जो है 2 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें पहली बार उन्होंने क्या लगाया? धान लगाया, दूसरी बार क्या लगाया? गेहूं लगाया, तीसरी बार क्या लगाया? जायद फसल लगाता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जायद फसल में आ जाता है तरबूज, खरबूज सब ये सब आ जाता है, तो वो सब लगाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? शपथ गहनता कहलाता है। अब कह रहा है सब क्या कहते हैं, शपथ गहनता बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। कुल बोया गया फसल, कुल बोया गया क्षेत्र एवं फसल गुना कितना क्या होता है? 100 बट्टा कुल क्या होता है? बोया गया क्षेत्रफल, कुल बोया गया क्षेत्रफल। तो इस तरह से होता है। अब छोड़िए, इस फॉर्मूला पूछता नहीं वैसे, लेकिन ध्यान रखिएगा। अगला क्या कर रहा है कि प्रभावित, देखिए प्रवाहित क्षेत्र, प्रवाहित करने वाला क्षेत्र, सिंचाई। अब पूछेगा कृषि को जो है प्रभावित करने वाला क्षेत्र कौन कौन से? आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि कृषि को प्रभावित करने वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो बोलिएगा कृषि को प्रभावित करने वाला क्षेत्र जो है, कारक जो है वह क्या क्या है? तो पहली बात सिंचाई। अगर अच्छा से सिंचाई कीजिएगा भूमि को, खेत का, तो क्या कहते हैं, स्वाभाविक है फसल अच्छा होगा। उत्तम बीज, अगर अच्छा किस्म का बीज दीजिएगा तो फसल अच्छा होगा। उर्वरक, आप खेत में जो है खेत का उर्वरक का जो है शक्ति अच्छा रहेगा, यानी कि फर्टिलाइज़र अच्छा क्या कहते हैं जो आप खाद से यूज कीजिएगा, तो कंपोस्ट यूज कीजिएगा, तो उससे आपके घर खेत में उर्वरक शक्ति बढ़ेगा। कीटनाशक, अच्छा क्या कहते हैं, कीटनाशक यूज कीजिएगा। उसके यांत्रिकरण, मतलब उसको जो है देख रेख, यानी कि जब भंडारण उसको कैसे करना है, उसको अच्छा से सब ये सारा चीज़ होता है, मतलब प्रभावित करने के लिए इसको, जो कृषि और खेती को प्रभावित करने का कारक है। तो याद रखिएगा, पहला क्या है? सिंचाई, दूसरा है उत्तम बीज, तीसरा है उर्वरक, चौथा है कीटनाशक, पाँचवां यांत्रिकरण, ठीक है। चलिए आगे कर चलते हैं हम लोग क्या कर रहा है। अब आगे पॉइंट कर रहा है कि चावल उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें। देखिए चावल उत्पादन के जो भौगोलिक दशा है वो क्या है? मतलब आप अपने भौगोलिक दशा से जो है वो चावल के उत्पादन का वर्णन करने के कारण। तो चावल भारत का प्रमुख यानी प्रथम खाद्यान्न फसल है, याद रखिएगा। पूछेगा कि चावल जो है वो भारत का प्रथम यानी खाद्यान्न फसल वो कौन सा है? तो क्या बोलिएगा? चावल है, ठीक है, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है। पूछेगा कि खाद्य पर जो क्या कहते हैं, चावल पर जो है तो अधिक, यानी कि पूरे भारत देश में यानी पूरी दुनिया में तो चावल नहीं खाएगा तो जिंदा भी नहीं रह पाएगा, समझिए, मतलब संतुष्टि नहीं मिल पाएगा उसको। जिंदा तो रहेगा लेकिन संतुष्टि नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा। तो चावल वैसे भारत का, हमारे देश का, दूसरे देश का तो हमारे कुछ होता नहीं, लेकिन हमारे देश में जो है चावल जो है प्रमुख रूप से प्रथम खाद्यान्न फसल है चावल, जिस पर अधिकांश जनसंख्या निर्भर करती है, चावल पर ही करती है। यह एक प्रकार का जो है ना खरीफ फसल होता है, याद रखिएगा। खरखर चावल जो है ना खरखर करता है, इसलिए याद रखिएगा खरीफ फसल इससे, ठीक है ना। अब हम बताएंगे आपको कब खरीफ फसल बोया जाता है, कब क्या होता है, आगे चलिए हम बताते हैं आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये प्रश्न सब है ना, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल जो है, ये कन्फ्यूज आने के लिए बीपीएससी सब में पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे आप ऐसे करके पढ़िए कि आपको आगे भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आप जब पढ़िएगा ना, बड़े हो जाइएगा थोड़ा और दिन के बाद, 2 साल के बाद, आप लोग जो है अब ऐसा यही प्रश्न सब आपको बीपीएससी सब में, अरे कंपटीशन एग्जाम में बैठिएगा तो मिलेगा, इसलिए हम अच्छा से क्यों नहीं पढ़ लेंगे अभी से, ठीक है ना। एक अच्छा गाइडर मिल जाएगा आपको बताने वाला कि ये क्वेश्चन आपको आगे बनने वाला, तो आप अभी याद कर लीजिए, क्योंकि आपके पास समय है आपको याद करने का, ठीक है, याद रखिएगा। तो खरीफ फसल जो है जिसकी बुआई जून जुलाई में की जाती है, याद रखिएगा। याद हो गया। पूछेगा कि खरीफ फसल क्या कहते हैं, इसकी जो बुआई है वो कब किया जाता है? तो जून जुलाई में बताइए। अभी जो है अभी चल रहा है ना, अब अगस्त आ गया है, ठीक है ना। तो जून जुलाई में जो है ये चलता है। तो अभी देखिए धान का जो है, आप लोग धान का फसल देखेंगे, बोए क्या कहते हैं, रोपे होंगे, गाँव घर में देखे होंगे। तो इस तरह से, तो अब यहाँ फिर समझिए कि खरीफ का जो फसल है, पूछ जाएगा एग्जाम में, खरीफ फसल कब बोया? तो याद रखिएगा जून से जुलाई में बोया जाता है, ठीक है ना। अब काटा कब जाता है? तो इसका जो है अब वहाँ पे बता रहे हैं आपको कटाई कब होता है, तो जून जुलाई में बोया जाता है। मान लीजिए अभी तो रोप दिए होंगे धान उन, गाँव घर में देखे होंगे। तो अब पूछेगा कि धान कौन फसल है, तो बोलिएगा क्या बोलिएगा? खरीफ फसल है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हमें आशा है कि आप लोग कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से कि चावल, पहले एक पॉइंट देख लेते हैं कि चावल के उत्पादन में भारत जो है ना अग्रणी है, ठीक है ना। चावल सबसे ज़्यादा भारत में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि अब समझिए ध्यान से, जैसे हम पूछे आपको बोले कि जून जुलाई में इसका जो है बुआई होता है, किसका? जब रोपते हैं हम लोग धान सब का, तो ये खरीफ फसल का, तो खरखर करता है, इसलिए इसको हम खरीफ फसल एक तरह से याद रखने के लिए बोलते हैं आपको। अब देखिए कि अब कटाई कब होता है? अक्टूबर से कब होता है? इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग।
ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कटाई जो है अक्टूबर से नवंबर में की जाती है। अब देखिए जून में या जुलाई में हम लोग क्या करते हैं, बोते हैं, और अक्टूबर से कब नवंबर में जो है काटते हैं। जब देखिएगा होली दीपावली आएगा ना तो कब काटिएगा। अब बताइए, जब देखिएगा कि गर्मी चालू होता है, ठीक है, यानी कि गर्मी जब चालू होता है उसके बाद जो है क्या कहते हैं बरसात आने वाला रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको बोते हैं, और उसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं उसको हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आपसे याद रहेगा खरीफ धान का गाँव से भी गाँव घर में रहता है, आप लोग याद होता होगा, होबे करेगा। चावल के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान चीन। अब पूछेगा कि चावल उत्पादन में विश्व में कौन पहला स्थान पे कौन है, चीन बोलिएगा। दूसरा स्थान पर कौन है, भारत है। और तीसरा स्थान पर कौन है, इंडोनेशिया का है। जबकि भारत के जो है पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक है ना। इसके अलावा यूपी, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश भी है, ठीक है। अब पूछेगा आपसे कि भारत में, हमने बताया कि विश्व में चावल उत्पादन में पहला स्थान पर चीन है, दूसरा पर भारत है, ठीक है, तीसरा पर इंडोनेशिया है। अब हमको ये बताइए कि भारत में कौन सा राज्य है जो पहला स्थान पर है चावल उत्पादन में, ठीक है। तो भारत में पश्चिम बंगाल धान के उत्पादन में सबसे आगे है, याद रखिएगा। उसके बाद दूसरा स्थान पर कौन है, दूसरा स्थान पर यूपी है, तीसरा पे पंजाब है और चौथा पंजाब। अब बोलो कि आप पूछे होंगे कि सर हमारा बिहार क्यों नहीं है। तो देखिए बिहार में होता क्या है, चावल तो खूब होता है, ऐसा बात नहीं, लेकिन यहाँ पे बाढ़ जो है ना, बाढ़ आने के कारण जो बिहार में जो है चावल जो है अच्छा से नहीं हो पाता है, इसीलिए दिक्कत हो जाता है बिहार। जबकि बिहार में जो है पानी रहता है, मतलब किसान जो है धान को पानी ही चाहिए ज़्यादा, लेकिन इतना बाढ़ आ जाता है बिहार में, इस मौसम में मानसून गिर जाता है कि धान अच्छा से नहीं हो पाता, इसीलिए धान जो है हम लोग पीछे रह जाते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करें, भौगोलिक दशाएं क्या है समझिए। धान बोते समय, अब समझिए कि धान जब बोया जाता है उसमें क्या होता है। धान बोते समय तापमान जो है ना 21 डिग्री सेल्सियस बढ़ते समय 21 डिग्री से बढ़ते समय तथा देखिए जब धान हम लोग रोपते हैं तो 21 डिग्री तापमान रहता है, और जब हम लोग काटते समय है तो बढ़ते देखिए 21 से 24 डिग्री तक बढ़ता है, ठीक है। काटते समय 27 डिग्री होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 27 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, जलोढ़ दोमट मिट्टी होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, जलोढ़ और दोमट मिट्टी होना चाहिए, ठीक है। वर्षा की कमी मात्रा 125 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये समझिए ये क्या होता है, 125 से 200 सेंटीमीटर क्या होता है। इसको जो है यहाँ से क्वेश्चन आपको बीपीएससी में गारंटी बनेगा, ठीक है। और अभी अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। 125 से 200 वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा कि ये जो है ना वर्षा की जो मात्रा है 125 से 2 cm होना चाहिए, ठीक है। मानव श्रम की अधिकता होती है, इसमें क्या कहते हैं, धान के फसल उगाने में मानव की जो अधिक जरूरी पड़ता है, क्योंकि उसको रोपने का रहता है एक दूसरे जगह खेत में क्या कहते हैं। तो तैयार फसल का पहचान सुनहरा पीला रंग का होना चाहिए, जाता है, ठीक है ना। जो तैयार फसल होता है का जो पहचान है वो सुनहरा पीला रंग का होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है कि चाय के भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चाय के बारे में भी क्वेश्चन है कि चाय के बारे में बताइए, उसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में वर्णन कीजिए, ध्यान दीजिए। तो ये जो चाय है ना, समझिए इसको, चाय के बारे में, चाय एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी है। क्या है ये, सदाबहार झाड़ी है जो रोपण फसल का उदाहरण है। चाय जो है एक प्रकार का सदाबहार झाड़ी है जो रोपण फसल का उदाहरण है। इसे हरा सोना भी कहा जाता है, चाय को हरा सोना भी कहा जाता है। इसमें पाए जाने वाला उत्तेजक पदार्थ क्या कहते हैं, थीन है। देखिए चाय में जो है ना थीन पाया जाता है, इसी से हम लोग जो चाय जब पीते हैं तो हमारे दिमाग में जो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। देखिएगा क्या पाया जाता है, चाय में थीन पाया जाता है जो कि शरीर में ताजगी लाता है। और चाय के उत्पादन में अग्रणी देश जो है भारत है। पूछेगा कि हमारा जो भारत देश है वो चाय के उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है, आगे है, ठीक है। जबकि राज्य में असम में सबसे ज़्यादा चाय क्या कहते हैं, चाय पत्ती का जो उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब आपको ये पूछेगा कोई कि चाय पीने से हमारा दिमाग जो है वो क्यों क्या कहते हैं तरोताज़ा हो जाता है, बताइए। तो चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, थीन, जिसके कारण हमारे माइंड में क्या हो जाता है, वो हमारी ताजगी आ जाता है, ताजगी, तब ना वो कहता है ताज़ा होले, ठीक है ना।
तो आप लोग प्रचार भी देखे होंगे ताज़ा होने वाला, तो टीवी देखते होंगे आप लोग। अब तो टीवी कौन देखता है, मोबाइल ही देखते हैं। मोबाइल पे अंट प्रचार आते रहता है, केवल डमी सर्कल का है ही सर्कल, वो सर्कल। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रमुख भौगोलिक दशाएँ क्या क्या हैं। तो तापमान का जो है क्या कहते हैं, शॉर्ट वीडियो खूब मारते होंगे आप लोग बच्चे सब। शॉर्ट वीडियो ज़्यादा मत देखा कीजिए, ठीक है ना, ये बिगाड़ने के लिए आपको है ना। अभी आप तूफान तनव की अवस्था में है, याद रखिएगा। शॉर्ट वीडियो देख करके बस हो गया। तापमान क्या कहते हैं, ज़िंदगी भी आप अपना शॉर्ट कर लेते हैं। भौगोलिक जो है, प्रमुख भौगोलिक दशाएं क्या है। तापमान 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना होना चाहिए तापमान जो है चाय को उगाने के लिए 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा कि जो है ना ये जब चाय की खेती जो होता है तो पहाड़ी इलाका में होता है, इसलिए कि यहाँ पहाड़, यहाँ पे चाय का खेती जो होता है, चाय का वृक्ष मान लीजिए, पौधा लगा हुआ मान लीजिए यहाँ पे। अब पानी जो इसके जड़ में पानी ज़्यादा जरूरी रुकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। पानी जितना जाए उसको लिया, उसके बाद पानी जो है नीचे बह जाना चाहिए, नहीं तो अगर पानी लगा रहेगा जड़ में तो ये पौधा सूख सकता है, और ये पौधा बहुत महंगा आता है, ठीक है ना। इसीलिए सबको जो है सब आदमी इसका खेती जल्दी से नहीं करता है, महंगा रहता है पौधा, याद रखिएगा। हाँ, आगे चलते हैं कि तापमान कितना होना चाहिए, 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर होना चाहिए। हमने बोला था कि आप वर्षा के बारे में जानना चाहते हैं कि ये 150 से 200 क्या होता है और 200 से 250 क्या होता है, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा ना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए लेटेराइट मिट्टी क्या होता है समझिए। लेटेराइट मिट्टी होना चाहिए, उसके बाद इस मिट्टी के बारे में भी आपको आना चाहिए कि लेटेराइट मिट्टी क्या होता है, जरूर मिट्टी क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि धान की खेती करने के लिए जरूर मिट्टी चाहिए, लेकिन चाय की खेती करने कौन मिट्टी चाहिए, लेटेराइट मिट्टी चाहिए, ठीक है। खेत ढालू नुमा होना चाहिए, बताया कि खेत कैसा होना चाहिए, ढालू नुमा होना, जिससे कि पौधा जो लगा रहेगा उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए, पौधे को छाया मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए, पौधे को छाया मिलना चाहिए, ठीक है। आप लोग दार्जिलिंग सब गए होंगे, अगर नहीं गए हैं तो बड़े हो जाइएगा तो जाइएगा, मुझे आशा है, ठीक है ना। जॉब ले लीजिए, आराम से जाइएगा घूमने के लिए, अकेले मत जाइएगा, साथ में लेके जाइएगा सब आदमी को, ठीक है। गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं को लिखे, गेहूं के उत्पादन के जो है भौगोलिक दशाओं को लिखे, ठीक है। अब देखिए गेहूं के उत्पादन के जो भौगोलिक दशाएं हैं वो क्या है, उसको लिखने का है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। आप पूछेगा कि हमने अभी जस्ट बताया था कि भारत का पहला जो है खाद्यान्न फसल कौन है, तो ज़्यादा बताइए, अभी जस्ट बताए थे धान। क्या बताए थे, धान है, जो कि जून जुलाई से कब तक बोया जाता है, जून जुलाई में बोया जाता है, काटा जाता है अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये धान जो है कौन फसल है, खरीफ फसल है। आशा है कि आप लोग को याद हो गया होगा, ठीक है भाई। ये कह रहा है गेहूं के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को वर्णन करने कहता है। गेहूं भारत का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है जो रबी फसल का उत्पादन कर। देखिए गेहूं जो है वो रबी फसल का उत्पादन है। किस फसल का, रबी फसल का। अब याद हो गया। अब देखिए तभी बताए खरीफ, अब बताए रबी। ये बता रहे हैं कि आपको गेहूं कौन फसल है, रबी फसल का उदाहरण है। इसकी बुआई जो है ना अक्टूबर नवंबर में। देखिएगा जब धान कटाई हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अक्टूबर नवंबर में क्या करते हैं, खेत को अच्छा सा जोत देते हैं। जब आपका दीपावली सब आता है, दीपावली जब हो जाता है, ठीक है ना, दुर्गा पूजा दीपावली में, उसके बाद जो है हम धान बोते हैं, ठीक है ना, सॉरी गेहूं बोते हैं। क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में जब ठंडी आ जाता है, समझे ना, शीत गिरने लग जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोते हैं। तो अक्टूबर नवंबर हो जाता है ना महीने में, जबकि कटाई जो है मार्च अप्रैल, गर्मी में इसको कटाई करते हैं, बोते हैं ठंडी में, आप वो कटाई करते हैं गर्मी में। फरवरी तक पुष्टांग ठंडा रहता है और उसके बाद मार्च में जो है गर्मी थोड़ा थोड़ा आने लग जाता है, ठीक है। तो देखे होंगे कि आप लोग मम्मी सब जाती होगी खेत सब, तो तोरी सब उखाड़ने जाती होगी ना, जो गांव में रहते होंगे उसको पता होगा इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो है कटाई कब करते हैं हम लोग, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं, और जब ये कटाई करते हैं मार्च अप्रैल में कटाई करते हैं। अगर कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में अग्रणी देश चीन है, गेहूं के उत्पादन में जो है अग्रणी देश कौन है, वो चीन है, ठीक है। तथा दूसरा देश भारत का है। दूसरा देखिए आपसे पूछेगा कि गेहूं उत्पादन में पहला में कौन है, चीन है, तथा दूसरा भारत का है। अब बोलिए कि सर कि सब कुछ चीन आ गया है। देखिए चीन क्या है, तो क्षेत्रफल में जो है ना चीन हमसे बड़ा है, ठीक है। वो क्षेत्रफल में बड़ा है जिसके कारण वहाँ खेत ज़्यादा है। अब जब ज़मीन ज़्यादा रहेगा तो स्वाभाविक है कि फसल कतनों बो देगा तो ज़्यादा होबे करेगा। इसीलिए चीन जो है वो फसल उत्पादन में क्या है, आगे है, ठीक है। गेहूं में भी और धान में भी वो आगे है, ठीक है। अगला कह रहा है कि चीन, देखिए चीन जो है अग्रणी है देश है, तथा दूसरा नंबर पे हमारा भारत ही आता है, ठीक है। भारत के यूपी में सर्वाधिक जो है गेहूं का उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है उत्पादन, भारत के जो यूपी है उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। और जबकि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पंजाब राज्य जो है आगे है, याद रखिएगा। पंजाब जो है
राज्य जो है हेक्टेयर के हिसाब से जमीन के जो है आगे है। ठीक है, अगला कह रहा है कि भौगोलिक प्रमुख भौगोलिक दशाएं क्या है। देखिए, बुआई के समय 10 डिग्री से 15 डिग्री तापमान होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जब हम लोग गेहूं बोते हैं तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए? 10 से 15। देखिए 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि ठंडी हो गया, यानी कि 15 से जब भी नीचा जाएगा टेम्परेचर क्या होगा? ठंडा लगना चालू हो जाएगा। 10 से नीचा जाएगा तो समझिए कि शीतलहरी आ जाता है, समझ में गए ना। तो इसीलिए कि शीत ऋतु में बोते हैं हम लोग कौन चीज़? गेहूं को बोते हैं। ठीक है, आशा है कि समझ रहे होंगे। वर्षा की जो मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। देखिए तभी हमने बताया था 100 से 150 चाहिए किसको? जो है धान को चाहिए। 200 से अढ़ाई क्या कहते हैं 150 से 200 के आसपास चाहिए। इसी तरह देखेंगे पीछे देख लीजिएगा आप लोग, किसको चाहिए? क्या कहते हैं चाय को चाहिए, चाय पत्ती को। ठीक है ना। और क्या कहते हैं हमारे जो गेहूं है ना, गेहूं को कितना चाहिए? 50 CM से 75 CM, यानी कि इसको बहुत कम वर्षा की जरूरत होती है। किसको? गेहूं को। ठीक है, याद रखिएगा। केवल उसके बीज को अंकुरित करने के लिए ही, बस बीज जब अंकुरित हो जाता है एक बार फर्स्ट बार, उसको थोड़ा सा पानी हल्का पड़ गया बस हो गया, ज़्यादा वर्षा का जरूरी नहीं होता है बस। ठीक है, तो वर्षा की मात्रा कितना होना चाहिए? 50 से 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगला करा कि मिट्टी जलोढ़ होनी चाहिए। जलोढ़ मिट्टी होता है जो है दोमट मिट्टी होना चाहिए, है ना। जो मिट्टी जो है इधर उधर क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी का मतलब होता है जो मिट्टी मान लीजिए क्या कहते हैं भास उसके आता है, जैसे पानी जब होता है ना तो भास के जब आता है मिट्टी सब, वो सब में उस तरह से मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। दोमट मिट्टी जो है ऐसी मिट्टी होना चाहिए कि नया मिट्टी होना चाहिए, मिट्टी चेंज होते रहना चाहिए। ठीक है, ऐसी मिट्टी में अच्छा जो है क्या कहते हैं गेहूं की फसल होता है। तैयार फसल का रंग जो है सुनहरा पीला होना चाहिए। तैयार फसल का रंग कैसा होना चाहिए? सुनहरा पीला होना चाहिए। जब तैयार फसल को करते हैं तो ऐसा रंग सुनहरा होना चाहिए, तब वो अच्छा खेती रहती है। ठीक है, अब आगे क्या दाल के उत्पादन में क्वेश्चन कर रहा है कि दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो दाल के उत्पादन में भौगोलिक दशाओं को क्या कर लिखिए। ठीक है, भारत देश दाल के उत्पादन और उपभोक्ता में विश्व में सबसे आगे है। पूछेगा कि दाल के उत्पादन में सबसे आगे कौन सा देश है विश्व में? तो भारत देश है वो, समझे। तो दाल के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो भारत देश है। ठीक है, दाल का कटोरा मध्य प्रदेश का आता है। पूछेगा आपसे कि दाल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो क्या बोलिएगा? मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल होता है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को क्या कहता है? दाल का कटोरा कहा जाता है। दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ठीक है ना, वहाँ से जुड़ जाइए आप लोग, आपको टेलीग्राम फ्री में आपको मिलेगा, इधर उधर चलने पड़ना आपको। ठीक है, देखिए हम लगातार वीडियो डाल रहे हैं, आप लोग को देखना है आपको कि देखिए मध्य प्रदेश को कहा जाता है किसका? दाल कटोरा कहा जाता है, क्योंकि MP जो है ना, यानी कि मध्य प्रदेश जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में समझ लीजिएगा। MP का मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में जो है दाल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ठीक है, पूछेगा कि दाल का उत्पादित सर्वाधिक कहाँ होता है भारत में? तो बोलिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, और दाल का कटोरा किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को कहा जाता है, MP को। ठीक है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। दाल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। यह रबी और खरीफ दोनों प्रकार का फसल होता है। ठीक है, दाल जो होता है ये रबी और खरीफ दोनों फसल होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कि दाल जब धान रोपते हैं ना हम लोग जो है, तो धान के बीच में भी हम लोग क्या करते हैं? चिकना उगना जो है या क्या कहते हैं दाल जो है बो देते हैं आर पे। ठीक है ना, तो ये उसमें भी हो जाता है। जब गेहूं जो बोया जाता है, रोपा जाता है, तो उस समय भी क्या किया जाता है? उसको बो दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है दाल जो होता है वो रबी फसल भी होता है और खरीफ फसल। हमने बताया था अभी जस्ट आपको। खरीफ फसल कब बोया जाता है बताइए, तो चलिए से कमेंट कीजिए। तो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। ठीक है, और रबी फसल जो है अक्टूबर नवंबर में जो है नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और क्या कहते हैं मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे क्या करा? प्रमुख भौगोलिक दशाएं। जो प्रमुख भौगोलिक दशाएं क्या है दाल का समझिए। तापमान कितना होना चाहिए दाल के उत्पादन के लिए? 15 डिग्री से 20 डिग्री होना चाहिए। कितना? 15 डिग्री से 20 डिग्री। ठीक है, और बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। तो क्या कहते हैं गेहूं के गेहूं के उत्पादन के लिए तापमान के क्या कहते हैं कितना होना चाहिए? आप लोग कमेंट कीजिए हमको। मुझे आशा है कि आप लोग आगे पीछे पढ़ा दिए थे, हम कमेंट कीजिए, हमको याद रहेगा आपको। वर्षा की मात्रा जो है 40 से 50 CM होना चाहिए। ये भी कमेंट कीजिए कि जो है गेहूँ के उत्पादन के लिए वर्षा की मात्रा कितना होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा है कि आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, देखिए वर्षा की मात्रा जो है 40 से 50 सेंटीमीटर होना चाहिए और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। कौन मिट्टी होनी चाहिए? दोमट मिट्टी। और ये भी कमेंट कीजिए कि क्या कहते हैं गेहूं के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए? जलोढ़ मिट्टी चाहिए। ठीक है, आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हम तो बता भी दिए। अब देखिए खरीफ फसल के बारे में थोड़ा डिटेल्स में हम जान लेते हैं। खरीफ फसल क्या होता है? याद रखिएगा, ये BPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है और हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि खरीफ फसल क्या होता है। जिस फसल की बुआई जून जुलाई में महीने में की जाती है। कब किया जाता है? हमें जस्ट बताया, जून जुलाई में की जाती है तथा
कटाई अक्टूबर नवंबर महीने में की जाती है, उसे खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान हो गया, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सभी जो है खरीफ फसल है। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि जायद फसल क्या होता है। देखिए, जिस फसल की बुआई मार्च महीने में की जाती है, ठीक है, जायद फसल। देखिए, तभी रबी फसल बता रहे थे, अब जायद बता रहे हैं थोड़ा। ठीक है, तो देखिए मेन प्रमुख रूप से दो ही फसल होता है, क्या कहते हैं, एक खरीफ फसल, एक रबी फसल। लेकिन उसको हम बाद उसके बाद जो है अतिरिक्त हम लोग जायद फसल भी रख दिए हैं। तो जायद फसल जो है ये मार्च महीने में इसकी जो है की बुआई की जाती है तथा जून में तैयार हो जाता है ये। तो ठीक है, मार्च अप्रैल मई जून, ठीक है, तो 3 महीना के अंदर में कोई फसल जो है तैयार हो जाता है। देखिए, अब कह रहा है कि जिसे जायद फसल कहते हैं। जैसे जायद फसल में क्या क्या आ जाता है, देखिए तरबूज आ जाता है, खरबूज आ जाता है, लालमी आ जाता है, खीरा, ककड़ी, ये सभी आता है। तरबूज, खरबूज जो है, अब देखिएगा तरबूज जो है वो क्या कहते हैं, जहाँ पे गेहूँ सब होता है जिस मिट्टी में, उसी मिट्टी में यानी जलोढ़ मिट्टी में जो है गेहूँ में ही क्या कहते हैं, वो जो है गेहूँ काटने के बाद जो है मार्च में गेहूं काटते कि नहीं काटते, मार्च में गेहूं काटते हैं। तो मार्च में देखिएगा जब गेहूं काटा जाता है उसके बाद तरबूज की खेती किया जाता है। ठीक है ना, तो यानी कहने तरबूज खरबूज खेती किया जाता है, खीरा सब खेती किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि मार्च महीना में जो यानी गेहूं काटने के बाद जो खेती करते हैं क्या कहते हैं हम लोग, जायद फसल कहते हैं। और याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा, क्योंकि आप बच्चा खरीफ रबी तो सब याद कर लेता है, लेकिन जायद फसल बच्चा को समझ में नहीं आता। हम फिर से बोल रहे हैं कि जब आप गेहूँ काटिएगा ना, गेहूँ कब काटते हैं बताइए, तो गेहूँ काटते हैं हम लोग मार्च महीना में। तो मार्च महीना में जब गेहूँ काट लीजिएगा तो उसके बाद उसमें तरबूज, खरबूज या खीरा ये सब लगा सकते, ककड़ी सब जो है लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो इसीलिए तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ से तरबूज पूछ देगा आपसे एग्जाम में कि तरबूज कौन सी फसल है। ऑप्शन में रहेगा क्या कहते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल और नकदी फसल। छोड़िए, तो इसको क्या नकदी फसल, तो बताइए क्या मार्क कीजिएगा। तो तरबूज कौन सा फसल है, जायद फसल है। अब चलिए नीचे चलते हम लोग, नकदी फसल क्या होता है समझना है। नकदी फसल, देखिए वैसा फसल जो व्यापार के दृष्टिकोण में उत्पादन किया जाता हो, बताइए, जो जिसको हम व्यापार के पर्पस से हम लोग यानी कि बिजनेस के पर्पस से उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, नकदी फसल का। जैसे कपास हो गया, अब कपास, अब देखिए अब कितना बच्चा कपास को नहीं समझता होगा, समझिए, और जबकि उसके गांव में कपास होता है, बताइए। कपास हो गया, जूट हो गया, ये सभी क्या कहते हैं आप लोग, तंबाकू का खेती हो गया, गन्ना हो गया, ये सभी। तो गन्ना तो सब जानते हैं, तंबाकू जानते हैं। देखिए, तो अभी देखिए जो गांव घर में देखे होंगे जो बच्चा सब, आप लोग पटुआ का नाम सुने, पटुआ के गांव घर में क्या नाम, पटुआ जो बोया जाता है, ठीक है ना। पटुआ जो है ना, पटुआ कोई जूट बोला जाता है, देखिए समझ में आ गया ना। तो इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग समझ गए होंगे कि गांव घर में कैसे यूज किया जाता है। तो ये सभी जो है आप लोग भी क्या, अगर अच्छा किसान बनिएगा ना तो जूट का उत्पादन कीजिएगा, ठीक है। तो आपको भी क्या कहते हैं, पटुआ जिसमें सोन निकालते, क्या निकालते हैं हम लोग, सोन, ठीक है। सोन जो निकालते हैं वो सोन का जो है खेती जो है आप लोग गाँव घर में देखे होंगे, पटुआ बोया जाता है खेत में बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। पूछेगा कि पटुआ में जो है यानी कि जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है बिहार का, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है, समझे ना, ठीक है। तब उसको पूर्णिया तरफ जो है, पूर्णिया उसके बाद है पूर्णिया, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। जिधर पानी ज़्यादा होता है ना तो उधर ज़्यादा क्या उगाया जाता है, ठीक है। अब देखिए रबी फसल क्या होता है, जिस फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है तथा कटाई मार्च महीने में मार्च अप्रैल में की जाती है, उसे जिसे रबी फसल कहते हैं। एग्जाम्पल गेहूँ हो गया, मटर हो गया, आलू हो गया, अलसी हो गया। देखिए अब एक चीज़ पूछेगा आपसे एग्जाम में कि आलू जो है वो कौन सी फसल है, रबी, खरीफ, कौन सी है, जायद। तो याद रखिएगा आलू जो है ये रबी फसल है। कैसे, तो आलू को हम लोग बताइए कब बोते हैं, बताइए। तो आलू को जो हम लोग जब हम लोग देखे होंगे गेहूं बो के आते हैं तो उसके बाद हम लोग आलू भी बोते हैं। यानी कहने का मतलब है अक्टूबर नवंबर ठंडी में ही, शीत ऋतु में ही हम लोग गेहूं भी बोते हैं, आलू भी बोते हैं, ये सभी लगाते हैं। अल्हुआ सब जो होता है वो सब लगाते हैं, शकरकंद लगाते हैं, फिर क्या कहते हैं वो शलजम सब लगाते हैं, ये सभी लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ, तो ये सभी कौन फसल है आपका, रबी फसल है। अक्टूबर नवंबर में बोत लगाते हैं और मार्च अप्रैल में क्या करते हैं, इसको हम लोग गर्मी में काट लेते हैं, उखाड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कहते हैं, हरित क्रांति से आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये बहुत देखिए ये क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में, चांस बनता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, समझना है इसको अच्छा से, हरित क्रांति के बारे में देखिए। तो हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा और पंजाब में के क्षेत्र में शुरू हुआ था। समझिए, हम समझा रहे हैं, अच्छा पहले एक बार पढ़ने दीजिए उसके बाद समझा देते हैं आपको। हरित क्रांति की शुरुआत हरियाणा और पंजाब क्षेत्र में शुरू हुआ था तथा जिसमें गेहूं के उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुआ था, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामी, ठीक है ना, MS स्वामी, जबकि विश्व में डॉक्टर क्या कहते हैं, नॉर्मल
बोरलॉग को कहा जाता है। समझिए, देखिए हुआ था क्या, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, कब हुआ था, जब देश में आपातकाल लागू हुआ था, तो यानी कि क्या कहते हैं, तो इस समय क्या हुआ था कि देश में जो है क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा भूखमरी सबका कहानी आ गया था, मतलब भूखमरी हो गया था, मतलब समझिए कि एक तरह से देश की आर्थिक से डगमगा गया था। उस समय क्या किया सरकार ने, क्या किया, एक उन्नत किस्म का जो है बीज अपनाया था, बीज बनाया और उसको वैज्ञानिक तरीका से बोला कि इसको ऐसे बीज बनाइए, ऐसा तैयार कीजिए कि खेती जो है अच्छा से हो। उसके बाद सरकार ने क्या किया, जो उस गरीबी को मिटाने के लिए सरकार ने हरित क्रांति लाई, और सरकार ने क्या किया, हरियाणा से ही पंजाब से इन्होंने शुरू किया इसको। उसके बाद जिसमें गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ, ज़बरदस्त तरीका से वृद्धि हुआ, ठीक है। उसी क्रांति को हरित क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। अब भारत में पूछेगा कि हरित क्रांति MS स्वामीनाथ है, ठीक है। और पूरे विश्व में गरीबी को मिटाने के लिए डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है, ठीक है। अब आशा समझ में आया। अब देखना है कि आपको समझाते हैं इसमें हुआ था क्या कि इसके उपज में प्रमुख वृद्धि कैसे हुआ। मान लीजिए हमने आपको बताया कि ऐसे हुआ कि इसकी उपज जो है उसमें वृद्धि का प्रमुख कारण क्या था, कैसे वृद्धि हुआ बताइए। तो सबसे पहले तो उत्तम उर्वरक, इसके लिए उत्तम खाद की व्यवस्था किया गया। दूसरा सिंचाई की व्यवस्था किया गया। उत्तम बीज, मैंने बोला ना अभी आपको, बीज जो है ना बहुत अच्छा, देखिए अगर बीज में क्वालिटी नहीं होगा, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर आप उस स्टूडेंट में अगर पढ़ने की क्वालिटी नहीं है, पढ़ना वो क्या कहता है इच्छा नहीं उसके अंदर में कि हम पढ़े, उसको कितनों आप खाद दीजिए, कितनों मारिए, कितनों पीटिए, कितनों समझाइए, वो पढ़ने वाला है नहीं। यानी कहने का मतलब है कि जो है उत्तम बीज, जब अगर उत्तम बीज मिल गया, उसमें सिंचाई मार करके और खाद मार करके आधुनिक तकनीक के बदौलत आप जो है उसको ठीक कर सकते हैं, याद रखिएगा। जस्ट लाइक यहाँ पे कि उसमें हरित क्रांति का मेन कारण क्या था, मतलब जो वृद्धि का कारण क्या था, तो पहला बात था उत्तम उर्वरक, उसमें खाद अच्छा मिल गया, दिया गया। दूसरी बात सरकार के द्वारा सरकार ने नियम क्या कहते हैं चलाया खाद। उत्तम सिंचाई की व्यवस्था किया गया, ड्रिल सिंचाई, बहुत सारा सिंचाई, जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं यहाँ पाइप लगा हुआ, यहाँ से फुहारा मार के पूरा पटा रहा है पूरा, इसमें कम पानी भी खर्चा होता है, और उसके बाद जो है अच्छा से पानी क्या कहते हैं पौधे के जड़ पे पड़ता है, पौधे के ऊपर में पड़ता है, क्योंकि ऊपर पड़ने से क्या होता है उसके जो है अंदर में जो होता है कली, उस पर पानी पड़ता है, जिससे पौधे में वृद्धि अच्छा होता है, याद रखिएगा। उत्तम बीज मिला, आधुनिक तकनीक टेक्नोलॉजी की मदद से बिजली व्यवस्था हुआ, इस तरह से जो है प्रमुख वृद्धियाँ हुआ उपज में, यही इसी को हरित क्रांति कहा गया, ठीक है। तो हरित क्रांति शुरू कहाँ से हुआ था बोलिएगा, हरियाणा और कहाँ से, पंजाब से, ठीक है, याद रखिएगा। ये आगे चलते हैं हम लोग। भारत कृषि के निम्न उत्पादकता के कारण को लिखे। भारतीय कृषि के जो है निम्न उत्पादकता के कारण लिखे। देखिए भारतीय कृषि में जो है ना उत्पादकता जो है निम्न क्यों है, मतलब कम क्यों है, इतना कम उत्पादन भारत में क्यों हो रहा है, जबकि हम लोग 70% आबादी जो हम लोग हैं भारत में कृषि पर ही निर्भर है। 30% लोग ही जॉब में है, कोई बिजनेस कर रहा है, 30% में कोई क्या कहते हैं इधर उधर रिक्शा ठेला खींच रहा है, लेकिन 70% लोग जो है कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग भारतीय कृषि जो है वो निम्न उत्पादकता का कारण क्या है बताइए। तो चलिए जानते हैं हम लोग। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय कृषि जो है उसमें कम उत्पादन का कारण क्या है, क्यों उत्पादन कम होता है। तो पहले देखिए आंसर, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का प्रमुख कारण है निम्नलिखित है। पहली बात तो भारतीय निम्न कारण क्या है, तो जनसंख्या में वृद्धि। देखिए जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, लोग बढ़ रहा है, लेकिन खेती लोग जो है कम कर रहा है, जमीन तो उतना ही ना है, लेकिन लोग क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरी बात भूमि विखंडन। देखिए भूमि विखंडित है, विखंडित मतलब क्या हुआ, कहीं पे समतल भूमि है तो कहीं पे पहाड़ी इलाका है, कहीं पे क्या कहते हैं पानी ही पानी है, मतलब इस तरह से भूमि विखंडन है, भूमि खंड में उत्तम बीज नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, उत्तम बीज नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात उत्तम सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उत्तम उर्वरक नहीं है, खाद नहीं है, उत्तम मानसून का धोखा। मानसून मतलब देखिए कभी मानसून जो है धोखा दे देता है हमें, धोखा करने का मतलब क्या हुआ, कभी बारिश समय पे होती है, कभी समय पे नहीं होती है, ये सभी पूंजी का अभाव, यहाँ के किसान को पूंजी का अभाव। देखिएगा यूपी सब में अक्सर किसान सब फांसी लगा के जो है मर जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए। तो किसान को पूंजी जो है खेती करता है, मानसून धोखा देता है, कभी होता है अचानक बाढ़ आ गया या ओला गिर गया, मतलब पत्थर गिर गया, या क्या कहते हैं ऊपर से मकई टूट जाता है या गेहूँ बर्बाद हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, सरकार जो है उस पर
क्या कहते हैं सरकार से कर्जा लेकर के किसान खेती करता है, और उसमें भी क्या कहते हैं अच्छा से खेती नहीं हो पाता है, इस कारण किसान क्या कहते हैं कर्जा भी नहीं चुका पाता, इसलिए बहुत किसान आत्महत्या भी करता है। लेकिन इसी गलत बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए एक ज़िंदगी से बढ़ के क्या कहते हैं कुछ भी नहीं, याद रखिएगा। जिसके लिए हम पेट के लिए जो मरते हैं तो पूरा देखिए यहाँ पे कह रहा है भारतीय कृषि का यही कारण है, याद रखिएगा। जनसंख्या में वृद्धि, भूमि विखंडन, ये निम्न कम जो है उत्पादकता का, उत्तम बीज का न होना, उर्वरक शक्ति क्या उत्तम उर्वरक खाद न होना, उत्तम सिंचाई व्यवस्था न होना, मानसून का धोखा होना, पूंजी के व्यवहार, याद रखिएगा। अभी भी देखिएगा किसान लोन जो है सरकार जो है किसान लोन देता है, ठीक है ना, और किसान लोन देने के बाद सरकार जो है किसान का लोन माफ़ भी कर देता है। लेकिन बहुत प्रक्रिया करने के बाद किसान का लोन माफ़ होता है, याद रखिएगा। लेकिन क्या कीजिएगा, ये दुर्भाग्य है हमारे सरकार का। खैर चलिए आगे चलते हैं हम लोग। व्यापारिक कृषि क्या कह रहा है कि व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में क्या अंतर है। देखिए व्यापारिक कृषि क्या होता है और निर्वाह कृषि क्या होता है, समझिए। मैं बता रहा आपको व्यापारिक कृषि के बारे में थोड़ा जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर बताने का कारण है कि वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है। किसके वजह से? व्यापार। देखिए कृषि जो है ना दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए, दूसरा कर सकते हैं निर्वाह के लिए, अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए, मतलब अपने जीवन को जो है चलाने के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कि व्यापारिक कृषि जो है वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, ठीक है, जिसमें व्यापारिक कृषि कहा जाता है। जैसे मान लीजिए चाय, अब बताइए चाय का खेती अपने आप पीने के लिए, अपने खुद पीने के लिए करते क्या उतना चाय पी जाइएगा आप बताइए? तो कॉफ़ी की खेती, रबर की खेती नहीं, ये सब किसान जो है ना इसलिए उगाता है कि क्या कर सके, वो बिजनेस कर सके, व्यापार कर सके और ये सब नगदी फसल है, यानी कि पैसा तुरंत इसमें हाथ में आता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसमें किसान नए तकनीक का प्रयोग करके फसल का उत्पादन करता है। किसान जो है इसमें नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है और फसल का उत्पादन करता है, ठीक है। अब ये था आपका व्यापार करने के लिए जो कृषि किया था वो। अब है निर्वाह के लिए, यानी कि जीवन का हम लोग कैसे गुजारा करें, गुजर बसर कैसे करें, उसके लिए खेती कैसे करें। देखिए तो वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव तथा क्या कहते हैं किसानों की स्थिति दयनीय होता है। देखिए हम लोग जो है ना, हम लोग ये जो निर्वाह कृषि करते हैं इसमें क्या होता है, वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह, अपने जीवन को जीने के लिए खेती करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को, हमारे पास मान लीजिए 1 बीघा खेत है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग उसमें 1 बीघा खेत में ही हम लोग का मान लीजिए 1 कट्ठा में बांस घर है, उसके बाद इस तरह से 19 कट्ठा में ज़मीन में जो आपका क्या कहते हैं रहने क्या कहते हैं खेती वेती करना इधर उधर, उसमें भी क्या कहते हैं 5 कट्ठा ज़मीन ऐसा है जहाँ पे पानी ही पानी है, 2 कट्ठा ज़मीन ऐसा है जहाँ पे पहाड़ी इलाका में पड़ गया, और 4 कट्ठा ज़मीन ऐसा है जहाँ पे खेती करना है। इस तरह से देखिए खेत कितना कम जाता है। ऐसे ही है इसका, क्योंकि बिहार में जो है ना, यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ पे बिहार में चकबंदी व्यवस्था नहीं है, ठीक है ना। चकबंदी व्यवस्था का मतलब ये हुआ कि यहाँ जहाँ पे आपका खेत है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सारा खेत आपका यहीं पे है, ऐसा नहीं है। पंजाब सब में क्या है कि आपका खेत यहाँ पे है तो बीघा का बीघा यहीं पे है, ठीक है ना, एक ही जगह खेत रहता है। तो वहाँ पे होता है क्या कि अच्छा मान लीजिए क्या कहते हैं, जो जिस वहाँ का किसान जो है मिट्टी की जाँच करता है, जाँच करने के बाद देखता है कि कौन सा कृषि यहाँ पे संभव है, उस तरह से कृषि करता है। लेकिन बिहार में ऐसा व्यवस्था है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे किसान की जो है स्थिति बड़ा दयनीय हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पे अपने जीवन के निर्वाह के लिए, जीवन को उपार्जन के लिए खेती करते हैं, तो यहाँ निर्वाह कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव होता है। हम निर्वाह कृषि में जो है पूंजी का क्या होता है, अभाव होता है, हमारे पास पूंजी नहीं होता। किसान देखे होंगे कि हल जो चला क्या कहते हैं मांग करके ले जाता है 200 रुपया 300 रुपया, किसी तरह से कष्ट करके रोटी क्या कहते हैं अपना जो है पेट काट करके जो है किसान को पैसा देता है किसी तरह से, या अपने से जा कर खेती धान रोपता है, या किसान क्या कहते हैं या किसी तरीक़ा से कुदाली चलाता है अपना से, और उसके बाद जो है उसमें भी जो है लेबर करके, अक्सर जब किसान जो है ये जीवन निर्वाह कृषि में लगभग लेबर लोग नहीं करता है, क्योंकि खुद से जा करके मेहनत करता सोचता है कि पैसा कहाँ से लाए वो, क्योंकि इसमें तो है लोग को पूंजी का अभाव रहता है। किसानों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा दयनीय रहती है। तो इसी मतलब इस कृषि में देखिए गेहूं क्या आता है, धान क्या आता है, मक्का, ये सभी हम लोग जीवन के उपार्जन के लिए करते हैं। इसी में ज़्यादा अगर गेहूं ज़्यादा हो गया आपको, मान लीजिए आपको ज़रूरी है 2 कुंटल का, आपको हो गया 4 कुंटल, तो 2 कुंटल क्या कीजिएगा, बेच दीजिएगा। तो इसी क्या कर, इससे क्या हो जाता है, किसान का थोड़ा निर्वाह हो जाता है, ठीक है। धान का खेती आपने किया तो आपको मान लीजिए 5 कुंटल धान हुआ, क्या कहते हैं जिसमें आपको जरूरी है भर साल के लिए जरूरी है कितना 3 कुंटल का, तो आपने 2 कुंटल क्या उसमें से बेच लिया। इसी तरह मक्का हुआ, तो मक्का हम लोग ज़्यादा खाते नहीं है, जितना हमको खाने का है मान लीजिए 1 साल के लिए गाय माल को खिलाने के लिए हम रख लेते हैं, और बाकी जो हम लोग क्या करते हैं बेच देते हैं। इस तरह से हम लोग खेती करते हैं निर्वाह के लिए, ठीक है। आप लोग आशा है कि आप लोग वैसे भी गाँव से होंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
स्थानांतरित कृषि से आप क्या समझते हैं? देखिए, तो स्थानांतरित कृषि क्या होता है समझना है इसको। इसे झूम कृषि या काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, स्थानांतरित कृषि में काटो और जलाओ कृषि। देखिए, बहुत ज़्यादा जगह ऐसा होता है कि मान लीजिए खेत में, उसमें पहले इसको पढ़ लेते हैं उसके बाद समझाते हैं आपको। देखिए, इसमें इसे झूम कृषि भी, स्थानांतरित कृषि क्या कहते हैं, इसे झूम कृषि भी कहते हैं, या इसे काटो और जलाओ कृषि भी नाम से भी जाना जाता है, जिसमें पेड़ पौधे और झाड़ी को काट करके आग लगा दी जाती है और उस स्थान पर जो खेती किया जाता है जिसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं या झूम खेती कहते हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, मान लीजिए भारत है, भारत का नक्शा बना रहे हैं आपको हम। देखिए, भारत है, भारत की जो पूर्वोत्तर राज्य है ना, चलिए गलत बन गया, खैर देख लीजिए, तो इधर इस साइड में जो है अक्सर होता है, ठीक है। देखिए, तो भारत के जो यह पूर्वोत्तर राज्य में जो है ज़्यादा होता है ये कृषि, ऐसी कृषि भारत के पूर्वोत्तर राज्य में होता है, जैसे असम हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, इन राज्यों में जो है ये झूम खेती होता है। कौन कौन राज्य पूछेगा आपसे? असम, मेघालय, नागालैंड, असम, मेघालय और नागालैंड में झूम खेती। देखिए, अब मान लीजिए आपके पास खेत है, इस खेत में आपने जो फसल उगाया, वो फसल क्या किया आपने, ऊपर से ही क्या किया, छोप लिया, काट लिया। अब काटने के बाद जो है खेत में ही क्या किया जाता है, उसका जो लार पुआर होता है उसको जो है उसको रख दिया जाता है, ठीक है ना। उसी में जला दिया जाता है। जलाने के बाद क्या किया जाता है, उसी में मिट्टी में क्या किया, तो जला करके राख को जो है मिट्टी में दे करके जोत दिया जाता है। उससे क्या होता है, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। इसी को झूम खेती कहते हैं या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब है कि रोपण कृषि से क्या है बताइए। रोपण, आप लोग जानते हैं रोपण कृषि के बारे में, तो यह एक प्रकार का व्यापारिक कृषि होता है जिसे बागानी कृषि भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, रोपण कृषि को कौन कृषि कहा जाता है, बागानी कृषि भी कहा जाता है। इसमें कुशल श्रमिक जो मजदूर होता है वह द्वारा बहुत बृहत पैमाने पर फसल का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, कॉफ़ी, केला इत्यादि का उत्पादन होता है। क्या क्या, जो किसान होता है उसके द्वारा चाय का उत्पादन रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। देखिए, रोपा जाता है, देखिएगा कहवा हो गया, गन्ना हो गया। अब पूछेगा कहवा कहाँ, देखिए कॉफ़ी का ही शायद नाम दूसरा कहवा है, ये कि जो कि जम्मू कश्मीर में कहवा बोला जाता है, ठीक है ना। और जाइएगा जब जम्मू कश्मीर तो वहाँ पे कहवा पीने को मिलेगा, ठीक है ना, वहाँ पे लोग बनाता है, बहुत अच्छा लगता है पीने में, ठीक है। गन्ना, कॉफ़ी हो गया, केला हो गया, ये सभी जो है रोपण कृषि है, इसको रोपा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं को लिखे। क्या कर रहा है कि भारतीय कृषि की जो है ना 5 विशेषताएं कौन कौन उसको लिखने का था। भारतीय कृषि के 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। कौन कौन है? पहला, सरकार को किसानी के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक का प्रबंध करना चाहिए। देखिए, भारतीय कृषि के 5 विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या है? VVA क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछ देगा कि भारतीय कृषि के 5 विशेषता को लिखे, तो लिख दीजिएगा कि भारतीय कृषि के 5 विशेषता निम्नलिखित है। सरकार को, पहले नंबर, सरकार को जो है किसानी के लिए उत्तम बीज, उत्तम उर्वरक प्रबंध करना चाहिए। दूसरा, ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर उन्हें लोन देना चाहिए। वैसे भी किसान का लोन जो है सस्ता होवे करता है, याद रखिएगा, लेकिन जल्दी से मिलता नहीं, दलाल ही बीच में क्या करता है, उसको खा लेता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ट्रैक्टर खरीदने, किसान लोन माफ भी हो जाता है, बहुत सरकार जो आने के बाद, जैसे इस बार क्या कहते हैं, जो आपका क्या कहते हैं, ये राहुल गांधी था, उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हम आएंगे तो किसान को जो है हम कितना रुपया, 8,500 रुपया हम उसके अकाउंट में भेजेंगे, खटाखट बेचारा हार गया, ठीक है ना। खैर, यहाँ पे मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था कि हम किसान का जो KCC लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, वो हमको क्या करेंगे, उसको हम लोग माफ़ कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी देखिए क्या करता है, देखिए ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को सस्ते ब्याज दर पर क्या क्या लोन देना चाहिए, ठीक है। सरकार को कदम उठानी चाहिए इसके लिए। किसानों, देखिए किसान अगर नहीं रहेगा तो हम लोग भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, याद रखिए। पूरा जो दुनिया बड़ा बड़ा VIP आदमी है वो भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि किसान अपने खेत को चीर के जो है ना, अपनी धरती माता का सीना को चीर करके वो फसल उगाता है, और उसके बाद वो बड़ा चाव से जो है बड़ा बड़ा सेट जो है वो खाता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसीलिए किसान बहुत जरूरी। किसान और सब आदमी पढ़ के नौकरी लेगा तो किसान बताइए कौन बनेगा। इसीलिए जरूरी नहीं है नौकरी के पीछे नहीं भागना है, अच्छा किसान भी बन सकते हैं आप। अच्छा से पढ़ाई कीजिए, स्टडी कीजिए, और अच्छा से क्या कहते हैं वैज्ञानिक तरीका से जो है खेती कर सकते हैं आप, ठीक है।
तो ये अंतिम दौर है, लेकिन मेहनत कीजिए, होगा जॉब, क्यों नहीं होगा। देखिए किसान को केसीसी लोन जो है वो क्या करना चाहिए, क्रेडिट कार्ड जो है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, किसान केसीसी का मतलब हुआ केसीसी, आप गांव घर में सुने होंगे, पापा मम्मी सब बोलते होंगे केसीसी लोन लिए बाबू, आप बताओ लोन है सरकार का कैसे माफ होगा। अक्सर लिया जो फ्री में मिलता है तो लोग जानते नहीं, गाँव घर का लोग ले लेता है, इसीलिए याद रखिएगा किसान को केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करना चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। देश के कुल कृषि भूमि के लगभग 75% खाद्यान्न फसल लगाए जाए, ठीक है। अभी देखिएगा जो हमारे नीतीश सरकार है, नीतीश कुमार क्या दिए हैं अभी जो है क्या कहते हैं वो उत्थान योजना दे रहे हैं, जिसमें क्या कहते हैं 10 लाख तक का जो लोन दे रहे हैं, क्या कहते हैं 10 लाख का लोन दे रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि आप लोग बिजनेस कीजिए, ठीक है। तो लोग क्या कर रहा है, पैसा ले करके घर बना देता है, उसके बाद जो है बस दिखा देता है कि देखो हम कर दिए हैं, तब तक में पता चलता है देखिए एक दिन उसको ऐसा रुपया देना पड़ जाएगा, मत पूछिए, ठीक है ना। इसलिए गलत नहीं करना चाहिए, जब आप लिए हैं रुपया तो आप उसका क्या कहते हैं जरूरी जो है जिस चीज़ के लिए उसको काम कीजिए आप, ठीक है। तो देश के कुल कृषि भूमि के लगभग 75% खाद्यान्न जो है फसल लगाए जाए। देश में जो है पूरे जितना भूमि है ना उसमें 75% क्या होना चाहिए, खाद्यान्न फसल लगाया जाना चाहिए। रेडियो और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना चाहिए। जो किसान भाई है, जो किसान अभी भी किसान बहुत अशिक्षित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो उन किसानों को जो है रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से सरकार को रेडियो देना, सरकार पहले देता था रेडियो, लेकिन रेडियो अब बंद कर दिया है, नहीं दे रहा है, ठीक है। रेडियो टेलीविज़न टीवी के माध्यम से उनको जो है शिक्षित करना चाहिए। वैसे भी देखे होंगे टीवी प्रचार देता है, क्या कहते हैं बहुत सारा जो है गिरगिट का रंग बदलने वाला प्रचार सब देखे होंगे ना आप लोग, तो वो सब प्रचार देते रहता है टीवी पे, क्या कहते हैं किसान जो चटनी का प्रचार सब जो देता है आप लोग देखे होंगे। तो ये सभी किसान को जो है जागरूक होना चाहिए किसान को। आशा है कि आप लोग ये चैप्टर समझ गए होंगे और आपका कृषि चैप्टर बहुत ही अच्छा से समझा दिए, हम आशा है कि आपको समझाए होंगे अच्छा तरीका से। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। और आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है ना। आप मेरा नंबर भी दिया हो, उस पर मैसेज करके भी आप व्हाट्सएप से आपको हम PDF भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में, तैयारी अच्छा से जारी रखिए, मेहनत कीजिए, ठीक है।